वज़ीर पेट्रोलियम और कुछ एमडी साहबान कतर का रुख कर रहे हैं। कैसे कतर को हम मना पाएंगे? हमारा सबसे बड़ा जो इशू है कि हमारे पास नेगोशिएट करने की स्किल नहीं। मुल्क में जो पंखे लगे हुए हैं, कहा ये इनएफिशिएंट पंखे हैं। ये रवा माली साल में 8 करोड़ पंखों को रिप्लेस करना। 13,500 रुपये एक पंखे की कीमत है जो ये लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे देख रहे हैं दोनों मुल्कों के सफारती और तिजारती तल्लुकात? मेरे नज़दीक सबसे ये है कि जो समुद्री रूट है वो खुल गया है फॉर तिजारत से, हम तिजारत कर सकेंगे। चीन अपने अंदाज से काम करता है, उसकी अपनी वर्किंग है, अपनी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसी पे यकीन रखते हैं। उन्होंने सुना कि ब्राज़ील की मार्केट का रुख कर लिया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अमरीकी मंडी के ऊपर और चीन को इससे क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, गैस की दस्तियाबी और अफोर्डेबल प्राइसेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कभी गैस की किल्लत की वजह से हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और कभी गैस की बहुतात हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। यही वजह है कि अब हुकूमत पाकिस्तान को कतर जाना पड़ा है। कतर से हुकूमत को क्या ताउन दरकार है, और अगर कतर ताउन नहीं करता तो कितने अरब डॉलर का हमें बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज की शो में आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट रिकॉर्ड लेवल तक पहुँच चुकी है। अगरचे कि बिजली महंगी होने के नतीजे में आवाम तेज़ी से मुतबादल सस्ते ज़राए पर मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन पावर डिवीज़न एक अनोखा प्लान तैयार करके सामने आया है, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट चाहती है कि पीक आवर्स में 5,000 मेगावाट बिजली कम की जाए, बिजली की डिमांड कम की जाए। इसके लिए प्लान क्या बनाया गया है, कौन से ऐसे बरकी आलात हैं जिसको रिमूव किया जाएगा ताकि 5,000 मेगावाट बिजली की डिमांड कम हो सके, और ये फैसला कितना अच्छा है डिमांड कम करना या नहीं, इस पर बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 13 साल बाद बांग्लादेश पहुँचे, बड़ा पुरतकवाक उनका इस्तकबाल किया गया। 6 मुख्तलिफ मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। आने वाले दिनों में पाक बांग्लादेश तल्लुकात मुआशी लिहाज से, सफारती लिहाज से, तलीमी लिहाज से क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, इस पर भी आज की शो में बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि चीन ने अमेरिका को एक बड़ा सेटबैक दिया है। चीन ने सोयाबीन की अमेरिकी मंडी के बजाय ब्राज़ील की मंडी के ऊपर इन्हिसार कर लिया है, जिससे अमेरिका को बड़ी परेशानी लाहक हो गई है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में, इस पर भी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी अमूर का हम डेफिनेटली जायज़ा लेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है इजाफी दरामदी LNG का, जो कि पाकिस्तान ने कतर के साथ 2 मुआहदे किए। मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में एक मुआहदा किया गया 15 साल के लिए, जिसके तहत हर माह हमने 5 LNG के कार्गोज़ लेने थे 13.37% ब्रेंट की स्लोप पर। उसके साथ अभी हम उस फेज़ से निकल रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, जिन्होंने आके पूरा एक सियासी निज़ाम को बड़ा एक झटका लगाया, उस हकीकत के बावजूद कि GDP ग्रोथ कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त नदीम बाबर साहब और कुछ और दीगर स्टेक होल्डर्स कतर पहुँचे थे। उनके साथ एक और डील बनाई गई, 10 साल का एक और एग्रीमेंट हुआ, 4 कार्गो पर मंथ मज़ीद ऐड हो गए। अगरचे कि उसका रेट पहले के मुकाबले में कतर ने काफ़ी डिस्काउंट दी, लेकिन उस वक्त ट्रेंड यही था। हम बड़े खुश हुए कि यार बड़े डिस्काउंटेड रेट पे गैस लेके आए हैं, लेकिन कतर से हमारी जो एब्लिगेशन हो गई पर मंथ, वो टेक और पे की कंडीशन पे 9 कार्गो की हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये लगा है, जो वर्किंग की है, कि GDP ग्रोथ हमारी उस प्रोजेक्शन पे अब नहीं होगी। जो पॉलिटिकल हमारी इंस्टेबिलिटी हुई, हालात ख़राब हुए, सनतों के पहिया रुक गया, गैस नहीं बिक पा रही, और जो बिजली थी मज़ीद महंगी हो गई। लोग सस्ते ज़राए सोलर पर शिफ्ट हो गए। 6-7 हज़ार मेगावाट का सोलर लग चुका है, RNG के प्लांट चल नहीं रहे। अब इनको पता लगा कि 2025 से 2030 के दौरान LNG के 177 कार्गो सरप्लस हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की कि इसका इम्पैक्ट क्या है, थोड़ी वर्किंग की। उसके मुताबिक 5.6 अरब डॉलर इनकी, अगर रेट मौजूदा रेट रहते तो, डॉलर का एक्सचेंज रेट यही रहता है, तो ये इम्पैक्ट है 5.6 अरब डॉलर का। अब बड़ी परेशानी है कि इसको हम कहाँ खपाएं। जैसे कि आपने भी हमारे नाज़रीन को गाइड किया था कि इसको अगर आलमी मार्केट में बेचना है, प्रॉफिट हो गया तो कतर अपने पास रखेगा, अगर नुकसान भी बिके तो पाकिस्तान ने उसको बेयर करना है। अब ये कंडीशन भी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर पेट्रोलियम और कुछ MD साहबान कतर का रुख कर रहे हैं। कैसे कतर को हम मना पाएंगे, और इस LNG गलट से निकलने का कोई ऑप्शन है हमारे पास? देखिए भट्टी साहब,
आप जितने भी एग्रीमेंट्स देख लें, बेशक वो सी पैक एग्रीमेंट्स हैं, बेशक वो चाइना के साथ हमारा पहला FTA 1 था, वो भी वेल नेगोशिएटेड नहीं था। इवन FTA 2 वो भी वेल नेगोशिएटेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना को बुरा भला कह रहे हैं, मतलब ये है कि हमारी कैपेसिटी जो है वो नहीं है, और बाबूज जो होते हैं वो जो है वो सारा नेगोशिएट कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमने और भी PTAs वगैरह किए हैं, FTAs वगैरह किए हैं मुख्तलिफ मामलों के साथ, तो उनका भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। अब हमने ये वाली जो नेगोशिएशंस की थी, ये की थी हमने 2016 में, से पहले नेगोशिएशंस हो रही थी ना, फिर 2016 में जाके इसकी साइनिंग हुई और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या कोई डिमांड एंड सप्लाई की कोई स्टडी करवाई थी? नो। जब आप स्टडी के बगैर इतना बड़ा एग्रीमेंट कर रहे हैं। हमारे DMG ग्रुप के बाबूज नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिशियन भी रो भी हमारे उस वक्त के जो है ना, जो थे, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे वो शाहिद खान अब्बासी साहब थे, जो कि जिन्होंने अपना जो वो एयर ब्लू बड़ी अच्छे से चलाई है जिन्होंने, और जो बड़े अच्छे बिजनेसमैन समझे जाते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे, तो उनकी बड़ी इनपुट थी, और उन्हीं के कहने पे बाबूज भी आगे, और बाबूज की जितनी आपको पता है पाकिस्तान की जो बाबूज हैं उनकी कैपेसिटी जो है विद द पासेज ऑफ टाइम वो डिटोरेट हो रही है, और ये सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि गवर्नर्स का बहरान तो है, तो बाबूज जिम्मेदार होते हैं ना गवर्नर्स के, तो गवर्नर्स का बहरान तो पाकिस्तान में एग्रीवेट होता चला जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप स्टडी नहीं करवाते डिमांड एंड सप्लाई की, और आप फ़ौरन चले गए और वहाँ पे आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी अबंडेंटली पैदा कर रहे हैं, तो वो तो उसी वक्त कंज्यूम होगी जब आपकी ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 5 से 6, 6.5% तक मुतवातर रहे आने वाले सालों में, तो फिर उसकी कंजम्पशन होगी। 4 इन्होंने RLNG पावर प्लांट्स लगा दिए, उनके लिए इन्होंने 2 टर्मिनल्स लगा दिए, एक पाइपलाइन जो थी RLNG की वो बिछा दी, इतना बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया, फिर LNG सप्लाई का एक एग्रीमेंट कर लिया 13.37% ऑफ द ब्रेंट का, ये उन्होंने किया। उसके बाद नदीम बाबर साहब ने 10.2% ऑफ द ब्रेंट का कर दिया, 4 का। अब ये 4 कार्गो ये ऐड नहीं होने चाहिए, किसी सूरत ऐड नहीं होने चाहिए। देखे ना, उन्होंने भी स्टडी नहीं की जी। ये एक्चुअली खेलते हैं, ऑप्टिक्स पे जाते हैं कि हाँ इन्होंने ये किया था तो हम इनसे सस्ते लेके आ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हम तो खुश हो गए जी कि ये डिस्काउंट रेट पे आ गई है, डिस्काउंटेड रेट पे आ गई है। भाई हमने डिस्काउंटेड रेट पे भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी ज़रूरत जो है वो कितनी है, और हम इसको ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर ऑब्ज़र्व नहीं कर गए तो ये जो सस्ती गैस जो ज़ाहिर आपको नज़र आ रही है, ये हमारे लिए वो बाले जान बन जाए। बिल्कुल सही। ऐसे ही 13.37% ऑफ द ब्रेंट भी जो है उसकी भी बड़ी हमें कास्ट देनी पड़ी है। और ऊपर से ये है कि अगर आपकी लैंडेड कास्ट $9 की है, तो ऊपर से जो इन्होंने मार्जिन पोर्ट कस्टम अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा पैसे लेती है एज़ कम्पेयर टू द अदर अथॉरिटीज़, जो बंदरगाहों में जो पोर्ट चार्जेस हैं इनके बहुत ज़्यादा हैं। फिर इन्होंने सुई गैस कंपनी से अपने लेती है मार्जिन, फिर जो टर्मिनल्स लेते हैं, फिर सुई नाजरन मार्जिन लेती है, फिर PSO मार्जिन लेती है, फिर PLL मार्जिन लेती है। तो ये जाके ना $3-3.5 पर MMBTU का इजाफा हो जाता है। अब इतनी महंगी जो गैस है वो कौन इस्तेमाल करे? बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है, आपने वही रखे गैस, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए आपने $15.36 कर दी, जो कि $12 की मिलती है या $11-11.5 की पाकिस्तान में मिलती है, तमाम मार्जिन डाल के आगरा की जो कीमत है। लेकिन इतनी महंगी गैस वो फिर एक्सपोर्ट सेक्टर वाले भी उन्होंने हाथ उठा दिया। यानी अगर वो 350 MMCFD गैस इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कहा जी बस हम 100 MMCFD गैस इस्तेमाल करके 250 वो निकल गई। पावर सेक्टर ने कहा जी कि हमारी जो है ना ये उन्हें बाद में ख्याल आया, सारे जो एग्रीमेंट्स हैं आपने टेक एंड पे कर लिए, उन्हें बाद में ये ख्याल आया नहीं यार ये तो महंगी है। भाई महंगी, आपने तो मंत्रा ये बेचा था 62% जो है इसकी एफिशिएंसी है, और आपने ये भी मंत्रा बेचा था कि जो फर्नेस हायर से कम है। आप अभी जाके देख लें, कल परसों की एक FCA की जो है ना एक इन्होंने पटिशन दायर की है CPPA ने, उसमें अभी भी
आप हैरान होंगे कि फर्नेस साइड से अभी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और अगर फर्नेस साइड से भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है तो यार RLNG इस्तेमाल कर लो। तो इसका मतलब क्या है, बैड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है ना वेस्टर्न ट्रस्ट जो है ना वो बड़ा खौफनाक है, जिसकी लपेट में पूरा सेक्टर आ गया हुआ है और RLNG सेक्टर आ गया। और आज क्या हुआ है कि आज मिनिस्टर को और कुछ MDs के साथ, सेक्रेटरी के साथ उससे जाना पड़ गया वहाँ पे कतर। वहाँ पे कतर जाके तरला मिन्नत करेंगे और क्या करेंगे। अब अगर आप बाय द बुक जाएं आप या बाय एग्रीमेंट जाएं तो आप जो हैं वो कह सकता है कि ठीक है मैं बेच देता हूँ आपका इंटरनेशनल मार्केट पे 13.37% ऑफ द ब्रेंट के ऊपर मैंने अगर बेचा तो सारी प्रॉफिट मेरी, अगर इससे कम गया तो आपका नुकसान होगा, मैंने कोई नुकसान बेयर नहीं करना। ये क्लास है जो इन्होंने साइन की हुई है। अच्छा, अब ये चाहते हैं कि हमें जो है ना कोई हम पे इम्पैक्ट ना आए, कोई तरला मिन्नत कर ले। ऊपर से ये भी चाह रहे हैं भट्टी साहब कि 2030 तक हमारे ये इनका ख्याल है कि 170 जो हैं RLNG वो एडिशनल हो चुके हुए हैं, इनसे हम जान छुड़वा लें, इनको हम डेफर करवा लें, यानी 31-32 में हम इनको ले लें। लेकिन 31 को तो वैसे ही हमारा जो टर्मिनेट हो जाना है, एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाना है, तो ये बाद में लेना चाह रहे हैं। तो इसकी अब समझाने की ज़रूरत होगी कतर को। अब कतर इसको समझता है कि नहीं समझता, तरले मिलता इन्होंने डालनी है बड़ी खौफनाक किस्म की। मुझे नहीं लगता कि वो इनकी बात मानेगा। और अगर ये बात वो मान लेते हैं तो $5.6 बिलियन जैसे आपने कहा कि वो जो लाइबिलिटी बनेगी वो पेंड हो जाएगी, वो 2031-32 को हम वो पे करने। अदरवाइज अगर वो नहीं मानेगा तो ये $5.6 बिलियन की लाइबिलिटी हम पे होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये सूरत हाल है। अगर जब आपका एक्सपोर्ट सेक्टर बिठा दिया आप लोगों ने जब पावर सेक्टर जो है उसकी डिमांड जो है वो EMO के मुताबिक जाता है, कहता है इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर, या तो आप RLNG को सस्ती करें, सस्ती हो सकती है, मार्जिन खत्म कर दें, सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो वो लेकिन अगर ये कहते हैं कि महंगी है तो फिर फर्नेस साइड से क्यों पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, बड़े सवाल बिल्कुल ठीक है, बड़े क्रिटिकल सवाल भी आपने उठाए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दिए हैं। लेकिन मसला वही है, बैड गवर्नेंस और शॉर्ट जो टर्म की हमारी स्ट्रेटजी और पॉलिसी है वो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। खुदा के लिए अभी भी बैठ के सोचें और सस्टेनेबल फैसले करें जिससे मुल्क एनर्जी सेक्टर के बेटर सपोर्ट के साथ हमारी सनत और मुल्क आगे चल सके। तो खालिद साहब एक और बड़ा फैसला किया गया है वफाकी काबीना के लेवल पर कि पीक आवर्स में बिजली की डिमांड कम करनी है। उस वक्त जब हमारी जनरेशन कैपेसिटी 43,000 मेगावाट हो चुकी है और लेकिन डिमांड कम करनी है पीक आवर्स में। इसका मतलब है हम चाहते हैं कि प्लांट ज़्यादा बंद रखें, कैपेसिटी दे देंगे लेकिन फ्यूल का बोझ ना आए और हम बस कम प्लांट चलाएं। उसके लिए एक अनोखा प्लान बनाया गया है कि मुल्क में जो पंखे लगे हुए हैं, कहा ये इनएफिशिएंट पंखे हैं जो आपके घर, मेरे घर, हमारे कैमरामैन, ड्राइवर के घर लगे हुए हैं। जो अब लीड क्लास है वो तो आजकल मॉडर्न और एनर्जी एफिशिएंट पंखे लगा रही है। उन्होंने कहा जी कि इनको रिप्लेस करना है। नॉर्मली 8-9 हज़ार, 15,000, 13,000 के रेंज में मुख्तलिफ पंखे आते हैं, लेकिन अब एनर्जी एफिशिएंट लगाने पंखे तो इनको लोगों को इंसेंटिव दें कि वो रिप्लेस करें। 14 करोड़ 70 लाख पंखे हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो काबीना को बताया गया, और उसमें से रवा माली साल में 8 करोड़ पंखों को रिप्लेस करने, 8 करोड़ 80 लाख पंखों को। 13,500 रुपये एक पंखे की कीमत है जो ये लगाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके ये लगाना चाहते हैं। अब उस पंखे के अंदर आपको सपोर्ट दे रही है। उन्होंने कहा कि खालिद साहब के ऊपर ये फिनेंशियल बर्डन बनेगा, इनको ना बैंक से ना फिनेंसिंग करवा देते हैं, 18 माह में ना ये पैसे वापस कर देंगे। 18 माह पे कितने पैसे लेकर दिलवाएंगे? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और लोन कितना होगा? जी आप उस स्कीम के तहत सपोज 13,000 का पंखा है ना, तो 10,000 आपने जेब से डालने हैं। अच्छा, 1 से 3,000 रुपये में भी किसी को 1,000 दें, किसी को 2,000। जो 10,000 अपनी जेब से डालेगा वो 2,000 3,000 और नहीं डाल सकेगा। अच्छा आगे सुन लीजिए, 8 करोड़ 80 लाख इस साल रिप्लेस करने का प्लान है। 2 अरब रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है, बैंकों के साथ मुआहदे हुए हैं, बैंक इसके ऊपर जो देंगे चार्ज करेंगे कायबोर प्लस 2%। ठीक है, बैंक अपना पैसा कमाएंगे आराम से बैठ के, और पंखों के नाम के ऊपर पता नहीं अब क्या होना है कि जनाब ये पंखे इनएफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट लगाएं। और लग गए पंखे, 5,000 की डिमांड कम होगी तो जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है वो पता किस पे डालेंगे?
आप पे मुझ पे, क्योंकि हम तो रेगुलर बिल देते हैं, मैं तो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता आज के टाइम में भी। अब तो इन्होंने पॉलिसी भी चेंज कर दी है, सही। मैं इनके सिस्टम के ऊपर हूँ, ये मुझे कहेंगे यार इन्हीं से लो, हमारा कैमरा मैन है, ये सोलर नहीं लगवा सकता, बिल आ रहा है इसी के अंदर ही डालो। यानी जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं सारा बोझ उस पर चला जाएगा जी। वो जो 5,000 की जो ये आइडल कैपेसिटी मजीद बढ़ा देंगे, यानी कि अगर ये डिमांड कम हो जाती है तो एफिशिएंट फैंस लगाने हैं, और वो भी तरीका वारदात जो है उनका कि वो बैंक, ये समझें कि ये बैंकर की हुकूमत है। आपका इस वक्त जो मिनिस्टर फाइनेंस कौन मिनिस्टर है बैंकर है। अब ये जो बैंक्स है ना जी, बैंक्स का सबसे बड़ा क्लाइंट जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि वो प्राइवेट सेक्टर को के लिए जगह छोड़े कि वो उनसे लोन लें, ये खुद लोन भी ले रहे हैं। ये 200 बिलियन का जो लोन है यही लेंगे ना जी। अब ये होगा कि मैं और आप अगर खुदा ना खास्ता ट्रैप में आ जाते हैं और कहते हैं जी 1-2 पंगा सिविल वा लेने हैं, तो आप अगर कहते हैं जी कि ठीक है लोन ले लें, आप 3,000 का लोन लेंगे और उस पर जो इंटरेस्ट है काइबोर +2 वो देना है आपने बैंकर को। बैंकर जो है ना मजे से गोल्फ खेलेगा, तकरीबन 14-15% बन जाएगा ये। हाँ, तो ये जो है ना ये मामलात। और दूसरा ये देखना होगा कि ये जब जोर देते हैं ना किसी चीज़ का, ए पक्खा लेना जी लवा लेना, हाँ जी, वो पक्खा दी जी इंडस्ट्री है ना, यस, ओदा मालिक कौन है जी, ये देखने वाली बात है जी। बिल्कुल ऐसा है। अब सवाल ये पैदा होता है यार, एक बंदा है उसने पंखा लगाया हुआ है और रोड हो चुकी हुई है बंदे की परचेजिंग पावर पाकिस्तान में जी, गरीब आदमी की, आप उनको एक नया यानी कि शोशा छोड़ दिया कि ये पंखा चेंज कराएं, नहीं उससे चेंज होता, तो उसे रहने दें, उसे तरगीब ना दें, आप अपने काम करें जो करने वाले काम है वो आप करते नहीं हैं। आप बिजली सस्ती करें, चोरी डकैती जो हो रही है बिजली के हवाले से वो कम करें ताकि लोगों का बोझ ख़त्म हो। इस वक्त भी जो है जो हमारी जो चोरी है वो 399 बिलियन रुपीस की हो रही है, ठीक है ना, पर ईयर। इसका मतलब क्या है कि 3.9 जो रुपए हैं पर यूनिट, उसका बोझ अभी भी आप जो है ना अपने कंज्यूमर्स पे डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स पे, चोरी की मद में, स्टीलिंग की मद में, तो वो आप कम नहीं करते, इन चक्रों में आप पड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि सस्ती करें इलेक्ट्रिसिटी को, ताकि लोग इस्तेमाल करें इसको, और आपका कैपेसिटी का इशू भी हल हो, जनरेशन जो है उसकी डिमांड बढ़े, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा हो, तो उस हवाले से सही सारा काम हो सकता है। ऊपर से इन्होंने भट्टी साहब क्या किया हुआ है, सोलर की कहानी, ठीक है ना, ये 5 से 6 हज़ार जो है ना मेगावाट, ये है आपकी नेट मीटरिंग में आगे हुए। ये तो आपने कर लिया जिक्र, जो 8,000 मेगावाट है जो आपके ऑफ द ग्रिड हो गए हैं, ठीक है ना। देखें 8 और 6 14,000 मेगावाट, 14,000 मेगावाट जो हैं ये सर्दियों में हमारी डिमांड होती थी, बल्कि उससे 11,000 9,000 टोटल डिमांड होती थी हमारी। अब सर्दियों की डिमांड से बढ़ गई है ये डिमांड हमारी टोटल सोलर के हवाले से। तो जो सोलर लगाएगा वो गैस क्यों इस्तेमाल करे। और जब आप सोलर का पैनल लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, तो आप कहते हैं यार मैं अपने किचन में भी जो है ना वो बिजली का सारा इंतजाम कर लेता हूँ, छोड़े पड़े, मैं क्यों लगवाऊँ गैस इतनी महंगी हुई है। ये भी एक वजह है गैस ना बिकने की, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। तो अब गैस का जो है ना RLNG भी नहीं बिकेगी, गैस भी नहीं बिकेगी आपकी, और पावर सेक्टर भी नहीं इस्तेमाल करता, इंडस्ट्रियल सेक्टर वैसे ही भगवा दिया आपने, इतनी महंगी उनके लिए आपने गैस कर दी है। तो अब क्या होगा, अब ये भागे इसीलिए चले गए हैं ना जी, हमारे मिनिस्टर साहब हैं तो यंग है बेचारे, देखें अब वो क्या वहाँ पे गुल खिलाते हैं, वहाँ पे जाके अपना वो आर्गूमेंट्स जो हैं वो कितने अंदाज से मार्केट करते हैं वहाँ पे अपने आर्गूमेंट्स की, और वो उनका बात मानते हैं कि नहीं कतरी नहीं बात मानेंगे, मुझे लग रहा है कि कतरी नहीं बात मानेंगे। तो ये सूरत हाल है। सोलर की पॉलिसी बैकफायर कर गई है कि उससे नुकसान पहुँचा दिया आपके सिस्टम को, ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। अब सारों का रिलायंस जो है वो कम होता चला जा रहा है। सोलर जो ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी है, जो फंस गए हैं बेचारे उन पे से ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालते जा रहे हैं। ऊपर से ये पंखों वाली इन्होंने पॉलिसी ले आए हैं, एफिशिएंट पंखे, इनकी सारी पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आए हैं, बिल्कुल सही। यानी जो ऑयल एंड गैस एक तरफ कहते हैं कि जी हमने ऑयल एंड गैस में एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन करनी है, दूसरी तरफ आपने जो रिलायंस है गाड़ियों का एज ए फ्यूल वो आप चेंज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं इनकी कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज हैं, इसका नुकसान होगा अल्टीमेटम बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही, बड़ा नुकसान होगा, क्रिटिकल सिचुएशन है। तो हम देखते हैं कि पावर डिवीज़न की इस कैंपेन का क्या इम्पैक्ट आता है, और आगे बढ़ते हैं और खालिद साहब से जानेंगे। खालिद साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात
एक मुल्क की, दोनों मुल्कों की तारीख के अंदर एक रिकॉर्ड लेवल पर जा रहे हैं। 13 साल बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब वहाँ पहुँचे, बड़ा पुरतकबाक उनका इस्तकबाल किया गया, 6 MOUs पर दस्तखत हुए। कैसे देख रहे हैं दोनों मुल्कों के सफारती और तिजारती ताल्लुकात को? बट ये सब ये जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना ब्रेक थ्रू हुई है मेरे ख्याल में। एक तो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं सारे, सच्ची बात है, बांग्लादेश कहने को मन नहीं करता, लेकिन चूंकि वहाँ पे सारे भाई बंगाली हैं तो इस हवाले से दिल बड़ा भारी हो जाता है। और एनी हो, वक़्त की सतम ज़रीफ़ी थी और उस वक़्त के जो हमारे हुक्मरान थे, ख़ासकर जो फ़ौजी हुक्मरान थे उस वक़्त, उनकी हठधर्मी ने ये दिन दिखाया हमें। और वो साजिश भी थी इंडिया की, इसमें इन्वॉल्व थी, हैट्रेड भी वहाँ के लोगों में थी। ये सारे अनासर मिलकर जो ये सानिया हुआ। एनी हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब वहाँ के लोगों को भी समझ आनी शुरू हो गई है, हमें भी समझ आनी शुरू हो गई है। करेक्शन का जो है ना अमल वो हो रहा है कि हम सेल्फ करेक्शन, और लेकिन बहरहाल वो हमारे मुसलमान भाई हैं और उनकी बड़ी जद्दोजहद थी पाकिस्तान बनाने में। जी बिल्कुल। तो लिहाजा वो तो है, तो ये वक्त के साथ साथ ये सारे ज़ख्म जो है ना मदमल होते चले जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी जो हमारे जो आपने जैसे 6 MOUs की बात की है, लेकिन इनमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना जो मुझे लगी है, देखें उनका यहाँ पे आना, स्कॉलरशिप उनके तलबा को देना, उनकी जो वहाँ की जो गवर्नेंस को बेहतर बनाने के हवाले से वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की उनके लिए वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ पे का इनेकाद करना या उनकी मुआवनत करना उस हवाले से। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे ये है कि जो समुद्री रूट है वो खुल गया है फॉर तजारत। बिल्कुल सही, हम तजारत कर सकेंगे भट्टी साहब। हमारी वैसे भी समुंदर के ज़रिए तो श्रीलंका तक जाती हैं, सिंगापुर भी जाती हैं हमारी, ठीक है ना, मलेशिया भी हमारी जाती हैं बहरी जहाज़ वगैरह। लेकिन ये चिटागांग जाएगा हमारा जहाज़, बल्कि एक तो चला गया हुआ है और पहुंचा भी वहाँ पे। लेकिन अब हमारा जो रूट है ना वो होगा, इंटरनेशनल वाटर्स होंगे और हम बाईपास करेंगे इंडिया को। लेकिन इंडिया ने अपने खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान का ये जो तजारती और बांग्लादेश का जो समुद्री रास्ते के ज़रिए जो तजारत होगी उस पर उसने अपने खदशात का इजहार किया है कि उनका जो शुमाली जो मगरबी भारत है का हिस्सा है, उन्होंने कहा जी हमारी सिक्योरिटी जो है ना उस हवाले से जो है कम्प्रोमाइज़ होगी और हम अपने खदशात का इजहार किया है। लेकिन हमारे तो जो भी शिप्स जाएंगे तजारत के हवाले से, सारे जो शिप्स आएंगे या जाएंगे वो तो इंटरनेशनल वाटर्स में होते हुए चले जाएंगे। लेकिन हमें ये है कि हमारे उन भाइयों के साथ हम तजारत किया करेंगे, ख़ाम माल जो है हमारा वहाँ पे जाएगा, उनका यहाँ पे आएगा, हमारी खुर्दोनोश की चीज़ें वहाँ पे जाएंगी, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जो आपस में जो तजारत है वो होगी, पटसन की होगी। इसके अलावा उनके बहुत सारे और भी जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमारे भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो उस हवाले से तजारत जो है ना वो जब हमारी होगी, और मज़े की बात यह है कि ये 53 साल के बाद, तकरीबन 53 ईयर्स के बाद, ठीक है, हमारा जो है ना इस रास्ते से तजारत बहाल हुई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू है। और उधर सिर्फ नहीं हुई, हमारा जो मैरीटाइम के ज़रिए जो ईरान के साथ, इराक़ के साथ भी उधर यानी तजारत होनी शुरू हो गई और ज़ायरीन भी जाएंगे उधर वहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना इसकी जो ट्रैजेक्टरी है ना आने वाले दिनों में बल्कि शुरू हो चुकी हुई है, ये पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे जाना शुरू हो गया पाकिस्तान। ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक, बड़ी डेवलपमेंट है डेफिनेटली खालिद साहब ये। लेकिन इसके साथ एक और भी आलमी सतह पर डेवलपमेंट हुई है, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप आगाह करें। चीन बड़ी मिकदार के अंदर सोयाबीन अमरीकी मंडियों से इंपोर्ट करता था। डोनाल्ड ट्रंप आए, टैरिफ की छड़ी उठाकर सबको हाँकना शुरू कर दिया। चीन अपने अंदाज से काम करता है, उसकी अपनी वर्किंग है, अपनी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसी पे वो यकीन रखते हैं। उन्होंने सुना कि ब्राज़ील की मार्केट का रुख कर लिया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अमरीकी मंडी के ऊपर और चीन को इससे क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है? बट ये सबसे पहले जो टैरिफ वार शुरू की है ट्रंप ने, एक्चुअली पूरी दुनिया तो एक बहाना थी। एक्चुअली जो लड़ाई थी ना वो चाइना के साथ थी। ओके, कि चाइना को वो पूरी दुनिया बहाना और चाइना निशाना थी। तो चाइना जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। चाइना ने भी कई बार कहा है कि अगर हमारी तजारत समझ लो कि नहीं हो रही अमेरिका के साथ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना, पूरी दुनिया के साथ हम तजारत करेंगे, एक मुल्क के साथ नहीं करेंगे तो क्या होगा। मेक्सिको है, कनाडा है, उसके साथ साथ वाले जो ममालिक हैं, और लेटिन अमेरिका सारा उसके साथ है जो उसके हमसायों में आता है, तो उनके साथ उसने तजारत करनी चाहिए। सोयाबीन वहाँ से मंगवाया करता था चाइना की मंडी में अमेरिकी किसानों का सोयाबीन आया करता था। ओके, वो जनाब 51% कम हो गया वहाँ से आना, और उनका रुख जो है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है एक लेटिन अमेरिकन कंट्री है, ठीक है ना, अमेरिका का। तो कहने का मतलब ये है कि अब सारा बिजनेस जो है वो डाइवर्ट हो गया है अमेरिका से ब्राज़ील की तरफ। अब ब्राज़ील को फ़ायदा हो रहा है। ब्राज़ील जो है ब्रिस्क कंट्री का बहुत ही एक ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुतहरक मुल्क है, ब्रिस्क, ठीक है ना। ब्राज़ील से शुरुआत है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है ना, और साउथ अफ्रीका के ममालिक हैं। इसके अलावा भी सऊदी अरब भी आ गया, और भी बड़े ममालिक आते चले जा रहे हैं और वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आपका क्या ख्याल है कि जो ब्रिक्स के साथ अब तजारत सारी जो ब्राज़ील के साथ तजारत शुरू हुई है चाइना की, वो किस करेंसी में होगी? चाइनीज करेंसी में सटनली, ठीक है ना। डॉलर को बड़ा सेटबैक, डॉलर को सेटबैक भी है, और अमेरिका का जो किसान है उसके हाथ से बिजनेस भी निकल गया और वो भूखा मरेगा। ओके, ये है ट्रम्प की पॉलिसीज का नेट रिजल्ट। ओके, ये है ट्रम्प की पॉलिसी का नेट रिजल्ट। नाज़रीन, देखा आपने और सुना भी आपने। ताहम पाकिस्तान ने भी इस नई जो टैरिफ पॉलिसी थी उसमें फ़िलहाल तो अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे कि कैप्टन के चेयरमैन हमारे प्रोग्राम में आए और दीगर ऑब्जर्वर भी कहते हैं कि पाकिस्तान को भी और बेहतर टैरिफ लेना चाहिए था, ताकि हम अमेरिकन मंडियों को, अमेरिकन मार्केट को मैक्सिमम हम यूटिलाइज़ कर सकते। तो हम देख रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन चीन की स्ट्रेटजी वाज़ेह है कि डॉलर और चाइनीज़ करेंसी की जो वार है वो आने वाले दिनों में मज़ीद ट्रिगर होने जा रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही। हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।